नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। 23 में ये नया अभ्यारक तैयार हुआ, उसके बाद अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया है। तो इसमें टोटल एक 358 के आसपास धाराएं हैं, ठीक है, और 20 यहाँ पे चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के, इन सभी धाराओं को एक एक करके समझते हैं। जैसे कि पता ही है आपको, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी और ये पूरी पीडीएफ 1 से लेके 358 धाराओं तक हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किसी भी धारा में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो आपकी जिस धारा का जो क्रिप्स है या कह सकते हो सही तरीके से उसका अगर निचोड़ है तो उसको इसमें रखा गया है। इस तरीके से चलते हैं अध्याय 1 पे। तो अध्याय 1 में हमें 3 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली धारा यही बताती है कि इसका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा, पूरे भारत में लागू होगी और जैसे ही लागू होगी भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर होगी। जैसे 1 अप्रैल 2024 को इसे लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो धारा 1 ये कहती है, ठीक है। धारा 2 विशेष चीज़ है ना? इसमें परिभाषाएँ बताई गई कि व्यक्ति किसे बोलेंगे, तो कोई भी इंसान कानूनी रूप से मान्य हो, उसे व्यक्ति कहेंगे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे संगठन हो, चाहे खुद में व्यक्ति हो। सरकार किसे कहते हैं? तो भारत सरकार और राज्य सरकारें जो भी हैं, उनको हम सरकार कहेंगे। लोक सेवक किसे कहेंगे? इसकी बहुत चर्चा होगी। तो लोक सेवक आपकी धारा 2 में बताती है कि सरकारी काम करने वाले अधिकारी, चाहे वो न्यायाधीश हों या पुलिस ऑफिसर हों, सरकारी कर्मचारी हों, जो सभी लोक सेवक की श्रेणी में आएँगे। धारा 4 सॉरी चौथे में बताया गया है कि कोर्ट यानी कि न्यायालय किसे कहेंगे? कोई भी कानूनी रूप से मान्य अदालत, कानूनी रूप से उसको एग्ज़ीक्यूट करके पावर दी गई है, तो वो सभी अदालतें न्यायालय कहलाएँगे। अपराध, है ना? ऐसा कोई भी काम जो कानून के खिलाफ हो और सजा का प्रावधान हो, उसे अपराध कहेंगे। बिल्कुल सीधी-सी बात है। दस्तावेज किसे कहेंगे? दस्तावेज लिखित, मुद्रित या डिजिटल रूप में मौजूद जो भी प्रमाण है, उन सभी को हम दस्तावेज कहेंगे। संपत्ति किसे कहेंगे? चाहे वो चल हो या चाहे वो अचल हो, उन सभी को हम संपत्ति कहेंगे। बालक किसे कहेंगे? जो 18 वर्ष से कम का हो। महिला किसे करेंगे? जो किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत हो। कहने की बात है, महिला की परिभाषा सीधी-सी बात है, जो नारी है उसको महिला कहेंगे, है ना? पुरुष किसी भी आयु का मानव नर, उसको पुरुष बोलेंगे। देखो इसमें सीधी-सी बात ये बताने की कोशिश की गई है, पुरुष चाहे वो 10 साल का हो, है ना? चाहे 40 साल का हो, दोनों को पुरुष ही बोलेंगे। ऐसे ही सेम महिला के लिए बताया। अच्छा, जीवांतु किसे कहेंगे? मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी, उसको जीवांतु कहेंगे। जो मानव से भिन्न हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या कोई अन्य प्रकार का जीव-जंतु हो, उसको जीवांतु कहेंगे। धारा 3 क्या कहती है? ये सामान्य स्पष्टीकरण की बात करती, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कि समान अपवाद लागू होंगे, जैसे हर अपराध और दंड साधारण अपवाद के अधीन होगा, भले ही इसी परिभाषा में ना दोहराया गया हो। जैसे 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो भाई कहीं-कहीं पे किसी-किसी छोटी कैटेगरी को छूट मिलती है, भाई उनकी एज के हिसाब से, है ना? अब जैसे दूसरे अपवाद क्या है कि परिभाषाएँ समान रूप से लागू होंगी। संहिता में जहाँ भी कोई परिभाषा दी गई हो, पूरे कानून में उसी अर्थ में ली जाएगी। ये कहने की बात है कि अपनी शर्त और डिक्लेरेशन रख रहे हैं इस तीसरे वाले में कि हम कुछ एक्सेप्शन देंगे, कहने की बात अपवाद देंगे कि भाई पुरुष सब हों, लेकिन 7 साल से कम एज का जो व्यक्ति है या बच्चा है, उसने अगर कोई भी अपराध किया है, तो हम उसके लिए छूट देते हैं, है ना? परिभाषाएँ जो पूरे एक्ट में जहाँ की गई, उसका मतलब वही होगा जो उसने बताया है ना? संपत्ति की कब्जे की, जैसे उन्होंने बताया कि अगर किसी की संपत्ति उसकी पत्नी, लिपिक या सेवक के पास है, तो उसे उसी व्यक्ति के कब्जे में माना जाएगा। मतलब आपकी संपत्ति आपकी पत्नी के पास है या आपके काम करने वाले लेखक के पास है या काम करने वाले सर्वेंट के पास है, तो संपत्ति आपकी ही मानी जाएगी। तो संपत्ति का कब्जा बताया गया है ना? अवैध लोभ की अपराध हो सकता है। मतलब अवैध लोभ जो है वो भी अपराध हो सकता है। किसी को जानबूझकर खाना ना देना और उसकी मृत्यु कराना भी
हत्या मानी जाएगी। भाई, अवैध रूप से आपने लोप की, लोप माना जानबूझकर कुछ ना करना। तो अवैध रूप से आपने खाना नहीं दिया है और जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तो वो भी क्या होगी? हत्या मानी जाएगी। तो अवैध रूप से भी कोई भी आप अपराध कर रहे हैं, वो भी उसी तहत ट्रीट किया जाएगा जो इस धारा में बताया गया है ना? धारा 5 बोलती है अपराध में सहयोग करने वाले को भी दोषी बनाया जाएगा। तीसरे के 5वें पॉइंट में, है ना? कि कोई भी व्यक्ति यदि अपराध में सहायता करता है तो वह भी दोषी माना जाएगा, भले ही उसने सीधे अपराध ना किया हो। अपराध में मंशा महत्वपूर्ण, यानी कोई व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से कोई कर्त करता है तो इसका मतलब वो दोषी है। बिल्कुल सही बात है। एक अपराध में कई अपराध बन सकते हैं। यदि कई लोग किसी अपराध में शामिल हैं, तो उनके कारणों के आधार पर वे अलग-अलग अपराधों के दोषी हो सकते हैं। बिल्कुल होता है, आपने देखा हो किसी के ऊपर एक धारा तो लगती नहीं है, किसी के ऊपर मान लो जो 323 लगी है, 504 लगी है, 506 लगी है, तो वो तो प्रकृति के ऊपर है, किसी ने मारा, किसी ने घर में घुस के मारा, किसी ने गाली दी, तो वो सब अलग-अलग धाराएँ से उसको ट्रीट किया जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। हाँ, अब चलते हैं अध्याय 2 में, जहाँ पे पनिशमेंट की बात की गई। इसमें 4 से लेके 13 धाराएँ, मतलब टोटल 10 धाराएँ देखने को मिलती हैं। अब दंडों के प्रकार बताएँगे, दंड कितने प्रकार के हैं। तो धारा 4 में दंडों के प्रकार हैं कि भई इस धारा में अपराध के लिए निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं। सबसे पहले मृत्युदंड। हाँ, इस अधिनियम में मृत्युदंड की भी व्यवस्था है, मतलब गंभीर अपराधों के लिए जैसे आतंकवाद, हत्या, बलात्कार आदि में जज अपने विवेक के आधार पर व्यक्ति को मृत्युदंड भी दे सकता है। आजीवन कारावास की व्यवस्था है, मतलब अपराधी को पूरी जीवन जिंदगी जेल में बितानी होगी जब तक उसका प्राकृतिक जीवन शेष है ना? दूसरी सामुदायिक सेवा एक दंड में जोड़ा गया। यह आईपीसी में नहीं था, लेकिन अब छोटे अपराधों के लिए दंड में जोड़ा गया। सामाजिक सेवा कार्य जैसे सफाई अभियान, वृक्षारोपण या वृद्धाश्रम में जाके सेवा करना, ये सब आपका सामुदायिक सेवा में। संपत्ति की आपकी जब्ती, है ना? जैसे अपराध से प्राप्त जो अवैध संपत्ति है उसको सरकार जब्त कर सकती है ना? अर्थदंड यानी कि अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना भी लगाया जाता। अब देखोगे किसी भी व्यक्ति को किसी धारा में सजा होगी 3 साल या 5 साल प्लस जुर्माना लगाया जाएगा, तो दोनों साथ में देखने को मिलेंगे। तो ये विशेष चीज़ है। तो इतने प्रकार से दंड इस धारा में दिए जाएंगे। मृत्युदंड, आजीवन, सामुदायिक सेवा, संपत्ति की जब्ती और अर्थदंड, है ना? जुर्माना बोलते हैं। तो इतने प्रकार के दंड मिलेंगे इनको। अब धारा 5 समझते हैं। दंड में लघुकरण, यानी क्या कहने की बात है? इसके अनुसार समुचित सरकार, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी कि उचित सरकार को यह अधिकार है कि वह अपराधी की सहमति के बिना भी उसके दंड को कम कर सकती है। जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23 की 474 की धारा में बताया गया है ना, कि बीएनएसएस जो पहले सीआरपीसी थी, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी सरकार चाहे किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकती है बगैर उसकी इच्छा के। ये पावर है। अच्छा, समुचित सरकारें कौन होती हैं? तो ये बताया गया, समुचित सरकार जैसे केंद्र सरकार भी हो सकती है। जैसे अपराध मृत्युदंड से जुड़ा हुआ है, तो अपराध किसी ऐसे कानून का उल्लंघन है जिसपे संघ सरकार को कार्यपाल का शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकार, अपराध किसी ऐसे कानून का उल्लंघन है जिससे राज्य सरकार को कार्यपाल का शक्ति प्राप्त है, तो अपराध उसी राज्य में दंडित किया जाएगा। दंड चाहे मृत्युदंड हो या राज्य सरकार इसे कम कर सकती है। कहने की बात यह है कि अगर केंद्र से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति को सजा हो रही है, तो केंद्र सरकार के पास ये पावर होती है उसकी सजा कम करने की। और राज्य के क्षेत्र विशेष में हो रही है, जहाँ राज्य को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, उसके उस क्षेत्र में हो रही है, तो राज्य सरकारें कर सकती हैं। ठीक है? जैसे यदि मामला केंद्र के विषय से है तो केंद्र सरकार, और यदि मामला राज्य के विषय से है तो यहाँ राज्य सरकार दंड में कमी कर सकती है। इतनी सी बात बताई गई है। धारा 6 क्या बोलती है? धारा 6 दंड की अवधि की गणना यानी कि कैलकुलेशन की बात करते हैं। यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है तो आजीवन कारावास की अवधि 20 वर्ष के कारावास के समक्ष माना जाएगा।
मतलब क्या है? मतलब ये है कि दंड की अवधि की गणना करनी हो, तो कई अन्य विशेष नियम ना हो तो आजीवन कारावास 20 वर्ष का कारावास माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आजीवन कारावास केवल 20 वर्ष तक सीमित होगा, बल्कि जहाँ-जहाँ गणना करने की ज़रूरत होगी, वहाँ इसे 20 वर्षों के बराबर माना जाएगा। सीधी-सी बात है, कहीं अगर लिखा नहीं है शेष प्राकृतिक जीवन, इसका मतलब ये है उसको भई 20 साल तक भी जज अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकता है ना? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम को अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा दी। अब जब सज़ा की गणना करनी होगी, जैसे अच्छे व्यवहार पर रिहाई के लिए, तो उसे 20 साल के कारावास के बराबर चेंज कर दिया जाएगा। आपको मिला है पूरा प्राकृतिक जीवन, बशर्ते आपके अच्छे चाल-चलन की वजह से जज कैलकुलेट करे तो 20 साल को कंप्लीट करने के बाद आपके आजीवन कारावास से आपको मुक्ति दे देंगे। है ना? इसका मतलब नहीं है कि 20 साल जेल में रहेगा, आजीवन कारावास का मतलब पूरी ज़िंदगी जेल में रहना होता है, लेकिन गणना के लिए इसे 20 साल माना जाता है, अगर उसको छोड़ना हो तब। पढ़ते हैं आगे। बात करते हैं धारा 7 कारावास के अलग-अलग प्रकार का निर्धारण। तो यहाँ पे बात की है, ये धारा न्यायालय को ये अधिकार देती है कि वह किसी अपराधी को कारावास की किस प्रकार की सज़ा दी जाएगी। किसी अपराधी को कारावास की किस प्रकार की सज़ा दी जाएगी, यह तय कर सके, है ना? इसमें न्यायालय को कुछ लचीलापन दिया गया है, मतलब न्यायालय कारावास भी अलग-अलग प्रकार से दे सकता है। जैसे किसी को बोल दिया है कि मेहनत भी करनी है, किसी को एकांतवास में भेज दिया, है ना? इस तरीके से कारावास जैसे देखते हैं। यदि अपराध कठिन और साधारण कारावास दोनों में से किसी एक से दंडनीय है, तो न्यायालय को अधिकार मिलते हैं कि पूरा कारावास कठिन होगा, यानी कि व्यक्ति को वहाँ मज़दूरी भी करनी होगी, हैं? पूरा कारावास साधारण होगा तो न्यायालय ये खुद तय करेगा, या कुछ समय तक कठिन होगा, कुछ समय तक साधारण होगा। तो यहाँ न्यायालय को कारावास में चेंज करने के लिए पावर दी गई है, धारा 7 में। धारा 8 क्या कहती है? जुर्माना और इससे जुड़े भुगतान की चूक की स्थिति में जिम्मेदारी। यदि आपके ऊपर जुर्माना लगाया है, आप नहीं दे पा रहे हो, आपने चुका दिया, तब क्या है क्लॉज़? तो जुर्माने की यहाँ सीमा है। देखते हैं, सबसेक्शन 1 में बताया गया है, यदि किसी अपराध के लिए जुर्माने की अधिकतम सीमा राशि का उल्लेख नहीं है, तो वह सीमित नहीं होगी, लेकिन अनुचित रूप में अत्यधिक भी नहीं होगी। मतलब अगर किसी अपराध में जुर्माने की राशि फिक्स नहीं है, तो भई जज अपने विवेक के आधार पे तय करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक उचित आधार। यदि अपराध कारावास और जुर्माने से दोनों से दंडनीय है, तो 2, 3 और 4 सबसेक्शन में बताया गया है, यदि अपराध और कारावास दोनों से दंडनीय हो तब क्या होगा? देखते हैं कि व्यक्ति को मतलब कारावास भी देनी है और जुर्माना भी देनी है। तो न्यायालय तय कर सकता है कि अपराधी को केवल जुर्माना देना है या कारावास, या दोनों देने हैं, तो न्यायालय खुद तय करेगा। यदि अपराधी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा, हमेशा होता है। यह अतिरिक्त कारावास उस कारावास से अलग होगा जो अपराध के लिए दिया गया हो। जैसे मान लीजिए 7 साल की सज़ा दी गई और 1 लाख रुपए जुर्माना दिया गया है। आप नहीं दे रहे हो, तो आपसे बोल दिया 6 महीने आपको अलग से भुगतना होगा, तो साढ़े 7 साल हो गया। देखिए, जैसे यह अवधि उस अपराध की अधिकतम कारावास की 1/4 से अधिक नहीं होगी। मतलब ये है कि आपको 1 साल की कारावास दी गई है, तो 1/4 1 साल का कितना हो गया है कि भई 4 महीने, सॉरी 3 महीने आपको और अलग से एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो ये चीज़ रहती है। अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं भरता है, तो न्यायालय उसे इसी प्रकार की सज़ा दे सकता है, जो पहले से निर्धारित है। 1/4 आपको एक्सटेंड कर दी जाएगी। धारा 3 क्या बोलती है? मतलब इसी में सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, उसी के अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। यदि अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, तो अपराधी से नहीं भरता है, तो उसे साधारण कारावास भुगतना होगा। जैसे यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर यहाँ पे 5,000 तक का जुर्माना है, तो आप नहीं भरते हो, तो आपको 2 महीने तक जेल होगी अधिकतम, और 10,000 तक का जुर्माना तो 4 महीने की जेल होगी, और 10,000 से अधिक का जुर्माना है, तो अधिकतम 1 साल से ज़्यादा जेल नहीं होगी आपको। अगर जुर्माना चुका दिया हो तब,
तो यदि अपराधी जुर्माना चुका देता है तो उसे कारावास से तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा। यदि उसने आंशिक जुर्माना चुकाया है तो जेल की अवधि के अनुपातिक रूप में कम हो जाएगी। मान लीजिए उसने भाई 50% चुका दिया है और उसको 1 साल की सजा है तो 6 महीने की काटनी होगी। इस तरीके से अनुपात में कम कर दिया जाता है। जुर्माने की वसूली अपराध की मृत्यु के बाद भी उसकी संपत्ति से ली जाएगी। सीधी-सी बात है, व्यक्ति के मरने के बाद भी उसकी संपत्ति से जुर्माना वसूला जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, यदि ए को ₹100 जुर्माना और 4 महीने की जेल की सज़ा दी गई है, यदि पहले उसने ₹75 चुका दिए, तो वह तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, है ना? तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। यदि उसने 2 महीने बाद 50 चुकाता और 2 महीने की जेल के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। तो सीधी-सी बात ये है कि भई उसने 4 महीने जेल काट ली और ₹75 जमा कर दिए, मतलब 25% उसने काट के व्यतीत कर दिए। तो ये है अनुपातिक का सिस्टम। बात करते हैं धारा 9 की, कई अपराधों से बने अपराध की सजा की क्या सीमा? यानी एक से अधिक अपराध बन रहे हैं तो उस समय सजा की क्या सीमा होगी? यदि किसी अपराध में कई छोटे-छोटे अपराध शामिल हैं तो अपराधी को हर छोटे अपराध के लिए अलग-अलग सजा नहीं दी जाएगी, जब तक ऐसा स्पष्ट रूप से कानून में न लिखा हो। अगर एक ही कृत्य में अलग-अलग परिभाषाओं में अपराध के रूप में आता है तो सबसे अधिकतम सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है, ये उदाहरण दिया गया है कि मान ली किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की, जालसाजी की, दोनों किए हैं तो अपराध में बड़े अपराध का हिस्सा है तो केवल एक अपराध की अधिकतम सजा दी जाएगी। ठीक है। धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है कई अपराधों से किसी एक के दोषी व्यक्ति को सजा, मतलब जब संदेह हो कि किस अपराध का दोषी हो, है ना? संदेह की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कई अपराधों में से किसी एक का दोषी है, कई में से किसी एक का दोषी है, बाकी में सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि उस किसका है, तो उसे अपराध की न्यूनतम सजा मिलेगी जिसके लिए सबसे कम दंड होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, अगर किसी व्यक्ति पर हत्या या गैर इरादतन हत्या में से किसी एक का दोष है लेकिन ये सुनिश्चित नहीं है कि कौन-सा, तो उसके लिए इन दोनों में से एक अपराध की आपकी न्यूनतम सज़ा दे दी जाएगी, है ना? अधिकतम या न्यूनतम न्यूनतम सज़ा दे दी जाएगी। अच्छा, आप समझते हैं एकांत परिरोध क्या होता है? तो यदि न्यायालय किसी अपराधी को कठिन कारावास की सजा देता है, तो कुछ समय के लिए उसे एकांत कारावास में भी रखा जा सकता है। यह एकांत कारावास किस 3 महीने से अधिक का नहीं होगा, क्योंकि इस पे कुछ नियम लगते हैं। जैसे 6 महीने की किसी को सजा दी गई है तो 1 महीने एकांत में रख सकते हैं। 6 महीने से 1 साल की सजा दी गई है तो 2 महीने रख सकते हैं, और 1 साल से अधिक सजा दी गई है तो 3 महीने एकांत में रख सकते हैं। तो 3 महीने से अधिक नहीं दे सकते। एकांत परिरोध का मतलब होता है तन्हा बिल्कुल व्यक्ति को। तन्हा का मतलब कोई उसके पास ना आएगा, ना जाएगा, तो अकेले 4 दीवारियों में बंद रहना बहुत क्रिटिकल बात होती है। ऐसे में व्यक्ति को रखना मानसिक तौर से भी अपने आप में एक बड़ा टॉर्चर होता है उसके लिए। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा ना हो। धारा 12 क्या कहती है कि एकांत परिरोध के निष्पादन का नियम यानी कि अवधि, तो ये जैसे इसमें बताया गया कि किस तरीके से टाइम फिक्स होगा या टाइम को किस तरीके से सेट किया जाएगा। जैसे एक बार में 14 दिन से अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा, है ना? जैसे 1 महीने में 14 दिन दे दिया, फिर उसके बाद उसको 16 दिन ऐसे ही रखा जाएगा, फिर 14 दिन दे दिया जाएगा, इस तरीके से। हर एकांत परिरोध के बीच में उतना ही समय का अंतराल होना चाहिए जितना अपराधी को एकांत में रखा गया है। भाई 14-16 है, आधे-आधे दिन का हो रहा है। यदि कुल कारावास 3 महीने से अधिक है तो हर महीने अधिकतम 7 दिन का भाई एकांत परिरोध दिया जा सकता है। अगर 7 दिन के एकांत परिरोध के बाद कम से कम 7 दिन का सामान्य कारावास दिया जाता है। सीधी-सी बात है, व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखना एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है। व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस चीज़ के विशेष वजह से इसको ध्यान में रखा जाता है। पुनरावृत्ति करने पर अपराध करता है कोई व्यक्ति तो कठोर दंड दिए जाते हैं। अध्याय 7 से 10 के बीच में किसी अपराध में 3 वर्ष या अधिक कारावास से दंड मिलेगा। मतलब क्या है कि बाद में प्रस्तुत इसी अध्याय के तहत उतनी ही अवधि के दंडनीय अपराध है। दूसरे अपराध के लिए आजीवन कारावास और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा है। मतलब क्या समझाने की बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अध्याय 7 या 10 के तहत किसी अपराध में 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड भोग चुका है ना?
और बाद में फिर उसी अध्याय के तहत यानी कि 7 और 10 में जो पनिशमेंट दिए गए हैं, फिर से उतनी ही अवधि के लिए दंड का अपराध कर चुका है। तो भई बार-बार वो क्या है आदतन अपराधी हो गया है ना? आदतन हो गया है। तो अब क्या होगा उसको 10 वर्ष दे सकते हैं, आजीवन दे सकते हैं। तो यहाँ गंभीर अपराधों को रोकने के लिए पुनरावृत्ति अगर कोई कर रहा है तो यहाँ पे लगाया जाता है।